हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। आईटीआर आप लोग फाइल कर रहे होंगे बहुत से लोग, और उसमें कुछ कुछ एरर्स लोग कर देते हैं जिसकी वजह से उनका रिफंड टाइम से नहीं मिल पाता। मैंने इस आपको टॉपिक में इस जो डिस्कशन है इसमें मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको इसमें बताए हैं जिससे आपका एरर फ्री आईटीआर हो जाएगा और आपका रिफंड टाइमली और क्विकली आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो बात आती है कि सेलेक्ट करेक्ट आईटीआर, यानी कि आपका आईटीआर कौन सा यूज करना है वो आपको करेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आप ITR 1 यूज कर सकते हैं, और ITR 1 नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं होता, रेसिडेंट के लिए होता है। आपकी सैलरी से इनकम है, आपके एक हाउस प्रॉपर्टी वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, और अदर सोर्स में इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन वगैरह है, और आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक है तो भी आप ITR 1 यूज कीजिए। अदरवाइज अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो रही है तो आप ITR 2 में चले जाइए। या अगर आप कहीं पे डायरेक्टर हैं, अगर आपने कोई इक्विटी शेयर ले रखा है, या अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, या अदर सोर्स में जैसे लॉटरी वगैरह होते हैं, अगर वो उस तरह की कोई इनकम हुई है तो आप फिर ITR 2 में चले जाइए। तो आपको करेक्ट ITR चूज करना पड़ेगा कि ITR 1 किन के लिए है। मैंने बता दिया कि सैलरी से जिनकी इनकम है और एक हाउस प्रॉपर्टी, ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर दो हाउस प्रॉपर्टी किन्हीं के पास है तो वो फिर ITR 2, 3 यूज कर सकते हैं, 2 या 3 जो भी हो। ITR 2 में आपके सारे के सारे इनकम है, बट ये PGBP का इनकम इसमें नहीं आता है। ITR 2 में आपके अदर जो PGBP के अलावा जो चार हेड्स हैं, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्स, जिसमें आपका लॉटरी आता है, गिफ्ट आता है, डिविडेंड आता है, इस तरह के सारे इनकम से जो भी इनकम है, अगर इस तरह के सारे इनकम है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। बट ITR 2 में बिजनेस के इनकम का डिटेल नहीं है, इसीलिए आप अगर बिजनेस की इनकम है तो आपको फिर ITR 3 या ITR 4, इस दोनों में भी आप डिफरेंस देख लीजिए। ITR 4 में क्या होता है, ITR 4 में अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तभी आप जा सकते हैं। और आप कौन है, इंडिविजुअल HUF फर्म्स तक ये ITR 4 में अवेलेबल होता है। बट वो भी कौन कौन से, जिनका इनकम कंप्यूट होता है 44 AD, 44 ADA और 44 AE में, यानी कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर, जैसे 8% और 6% इसमें होता है। ADA में प्रोफेशनल्स के लिए 50% होता है, AE में आपका ट्रांसपोर्टर के लिए होता है। तो आपको ITR अपना करेक्ट चूज करना पड़ेगा, कौन सा ITR आपको फाइल करना है। समटाइम्स लोग गलत ITR चूज कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको फिर डिफेक्टिव का नोटिस आ जाता है, और फिर उनका रिफंड अगर कुछ बन रहा हो तो वो डिले हो जाता है। तो आप सबसे पहला काम कीजिए, करेक्ट ITR चूज कीजिए। जैसा मैंने बताया कि ITR 1 और ITR 4 जो डायरेक्टर होते हैं किसी कंपनी में, और या इन्वेस्ट कर रखा होता है जिन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, उनके लिए ITR 1 और ITR 4 नहीं है, उनके लिए फिर ITR 2 या ITR 3 उनको यूज करना पड़ता है। जो सेकेंड पॉइंट है वो आपका फॉर्म 16 और फॉर्म 16A को फुल यूज करना है। फॉर्म 16 में आपके सारे के सारे डिटेल होते हैं, जो आपका सैलरी से अगर इनकम है तो आपको फॉर्म 16 मिलता है, और फॉर्म 16 में आपके देखिए सैलरी, आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, ये सारा का सारा जो भी फॉर्म 16 में आपके डिटेल्स आ रहे होते हैं उसको आप पूरी तरह यूज करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात होती है सैलरी में कि ये जहाँ पे आपका फॉर्म 16 में सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 17(1), ये जो सैलरी दी होती है ये आपको करेक्ट मैच वहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी डिफर किया तो आपको फिर वो नोटिस आ सकता है।
और फॉर्म 16A में क्या होता है, अगर आपका कोई अदर सोर्स में या जैसे कि आपका कोई बिजनेस प्रोफेशन में कोई भी इनकम है या इंटरेस्ट के अंदर बैंक के अंदर एफडी आपने कर रखा है, उस पर इंटरेस्ट में टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो वो आपके फॉर्म 16A में आती है। तो उसको भी आपको करेक्टली यूज करना है। जैसे फॉर्म 16A में अगर आपके बैंक से टीडीएस बैंक ने डिडक्ट किया हुआ है एफडी के ऊपर, तो आपको अदर सोर्स में जाके उसको एफडी में शो करना है टोटल अमाउंट, और फिर उसका टीडीएस भी क्लेम करना है। फॉर्म 16A में जो डिडक्शंस होते हैं, जैसे 80C का डिडक्शन है, ये 80D का डिडक्शन जो भी होगा, तो वो सारा का सारा मैच करके आपको देना है। बट समटाइम्स क्या होता है कि फॉर्म 16 में लास्ट टाइम में आपने इन्वेस्ट किया मार्च के एंड में या मार्च मंथ में, और वो आपको कंपनी को आपने इन्फॉर्म नहीं किया, या कंपनी को इन्फॉर्मेशन पहले ही जा चुकी थी। जैसे बहुत सी कंपनियां दिसंबर के महीने में ही डिक्लेरेशन ले लेती हैं कि क्या क्या आपके इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या आपके आपने मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह लिए हुए हैं, या बच्चों के ट्यूशन फीस वगैरह क्या क्या हैं। तो उस टाइम तक अगर आपने नहीं किया था कुछ इन्वेस्टमेंट और उसके बाद किया है, तो वो आप इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड करके यहाँ पे आप चैप्टर 6A का जो डिडक्शन जब क्लेम करते हैं तब आप ले सकते हैं, और उसी के कारण आपका रिफंड जनरेट हो सकता है। यहाँ पे मैंने कहा मैच विथ फॉर्म 16 एंड 26AS, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पिछले 2 साल से जहाँ तक मैं ट्रेंड देखता आ रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आईटीआर में अगर आप फॉर्म 16 या 26AS से में जो आपका सैलरी आ रहा है, फॉर्म 26AS आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पे आपका डिटेल आता है टीडीएस के डिडक्शन का, तो वहाँ पे जो सैलरी आपकी आ रही होती है वो आपको यहाँ पे मैच करा के देना है। अभी जो आईटीआर फॉर्म है अभी यहाँ पे ऑटो फिल नहीं हो रहा है, बट मे बी एक आगे जो कुछ टाइम में ये ऑटो फिल होना शुरू हो जाएगा। उसमें ऑटो फिल हो जाता है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिल करने के लिए, आपका टीडीएस में जो फॉर्म 16 में डिटेल्स होते हैं वो ऑटो फिल होके आपके आ जाते हैं। तो अगर उस ऑटो फिल में कुछ भी एरर है या ऑटो फिल नहीं हुआ है, तो आप फॉर्म 16 जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था पीछे में, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आपको यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे सेम वैल्यू, सेम जैसे आप वहाँ पे देखेंगे फॉर्म 16 में, ऐसे ग्रॉस सैलरी, सैलरी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ऐसे ही वहाँ पे भी दिया गया है। और उसके बाद लेस किया गया होगा वहाँ पे भी अलाउंसेस, जैसे एचआरए होता है, जैसे और अदर अलाउंसेस होते हैं। तो यहाँ पे अलाउंसेस वही क्लेम करने हैं जो फॉर्म 16 में आपके दिए गए हैं, और उसको मैच करना है, और आपका ये डिडक्शंस वगैरह अपने आप आ जाता है। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे नहीं आ रहा होता है तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। जो आपका डिटेल है, जो मैंने कहा ये टोटल अमाउंट क्रेडिटेड जो है, ये आपका मैच होना चाहिए आईटीआर फॉर्म से, और फॉर्म 16 जो मैंने बताया वो तीनों ही मैच होना चाहिए, और तीनों ही 99% केसेस में मैच होते हैं। तो आपको जब फाइल करने में अगर वहाँ पे फिल नहीं हो रहा है ऑटो, तो आप इसको मैच करके वहाँ पे फाइल करेंगे। जो आगे नेक्स्ट जो है वो है करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल, कि ये आपका बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो करेक्ट होना चाहिए, और ये बैंक अकाउंट वो होना चाहिए जो आपका प्री वैलिडेट हो। प्री वैलिडेशन उस बैंक अकाउंट का जरूर कर दें आप। अगर नहीं करेंगे तो आपको फिर वो दोबारा से एरर आएगा, उसमें नोटिस आएगी आपको प्री वैलिडेशन करने के लिए। तो आप इसको प्री वैलिडेट जरूर कर दें जब जो अकाउंट आपने यहाँ पे दिया हुआ है वेरिफिकेशन वाले पेज पे, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले पेज पे जो अकाउंट मेंशन करते हैं जिसमें आप रिफंड लेना चाहते हैं, उसको प्री वैलिडेट जरूर कर दें। और ई वेरिफिकेशन जो सबसे बड़ी बात होती है कि ई वेरिफिकेशन करना है, तो ई वेरिफिकेशन किसी भी मोड में आप कर सकते हैं। चाहे तो तुरंत कीजिए, तो अगर आपको तुरंत रिफंड चाहिए, क्विकली रिफंड चाहिए, तो आप जिस टाइम पे फाइल कर रहे हैं उसी टाइम पे अपने आधार से या बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर से आप ई वेरीफाई उसको कर दीजिए।
और आज अगर आप इसको टाइमली तुरंत करते हैं तो आपका रिफंड भी क्विकली आता है। जो लास्ट है वो है पैसिव इनकम्स रिपोर्ट कीजिए। अगर आपके बैंक में इंटरेस्ट है और फिक्स डिपॉजिट है जिसपे टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ है और वो फॉर्म 16 में नहीं ऐड हुआ है, लेकिन आपका इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो आप उस इंटरेस्ट को या फिक्स डिपॉजिट पे हो या सेविंग बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो या कोई और भी इनकम ऐसी अगर अदर इनकम हो तो उसको आप प्लीज़ रिपोर्ट करें और उसको करेक्ट आईटीआर को करेक्ट फाइल करें। और एग्जेम्प्टेड इनकम का भी आपको डिटेल देना है। जब लास्ट में आप फॉर्म के लास्ट में आएंगे तो वहाँ पे एक एग्जेम्प्टेड इनकम की डिटेल्स वहाँ पे पूछी जाती है, तो उसको ज़रूर फाइल भरें। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम हुई है तो उसको प्लीज़ ज़रूर फाइल करें, सो दैट आपका रिफंड जो है वो ऑन टाइम आ जाए। अगर ये कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको रिफंड जो है आपका टाइमली आ जाएगा और आपको नोटिस भी नहीं आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टैक्स अपडेट्स के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा टैक्स अपडेट चाहे जीएसटी को हो या इनकम टैक्स की हो वो टाइमली आपके पास पहुँचा दूँ। अगर कोई क्वेरी हो किसी भी तरह की टैक्सेशन से रिलेटेड तो आप इन दोनों नंबर में से किसी पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।